नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके लिए बड़े भाई साहब का पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो बड़े भाई साहब के पार्ट 1 में हमने पढ़ा, हमने देखा कि लेखक के बड़े भाई लेखक से 5 साल बड़े और 3 ही क्लास आगे थे, केवल 3 क्लास आगे थे। लेखक का मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था, उनका ज्यादा समय खेलने में ही बीतता था। हमेशा खेलते रहते थे, मस्ती करते रहते थे। जबकि लेखक के बड़े भाई हमेशा पढ़ते रहते थे, उनको समझाते रहते थे, उनको डांटते रहते थे। लेकिन फिर भी लेखक का मन पढ़ने में नहीं लगता था। बस वो उतना पढ़ते थे जितने से उनका काम चल जाए। धीरे धीरे समय बीता और एग्जाम हुआ तो लेखक पास हो गए, लेकिन लेखक के बड़े भाई फेल हो गए। अब जो लेखक अपने बड़े भाई से थोड़ा बहुत डरते थे, उनसे छिपकर खेलने जाते थे, अब धीरे धीरे उनका डर समाप्त हुआ और वो अपने को आजाद महसूस करने लगे, खेलने जाने लगे। लेकिन बड़े भाई का तो फर्ज होता है, बड़े भाई की तो जिम्मेदारी होती है छोटे भाई को समझाना सिखाना। एक दिन की बात है, लेखक सुबह का समय गिल्ली डंडे के खेल में बिताकर, तो लेखक के बड़े भाई ने उनको फिर से बहुत डांटा, बहुत समझाया, तरह तरह के एग्जाम्पल देके समझाया कि जब मेरे क्लास में आओगे, फिर जब ये सब्जेक्ट सारे पढ़ने पड़ेंगे, इतने सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ एक क्लास पास की हो तो इतना घमंड, इतना अहंकार अच्छी बात नहीं है। घमंड तो बड़ों बड़ों का चूर हो गया। आप कौन सी खेत की मूली हो। बहुत एग्जाम्पल देके समझाया। तो लेखक के अंदर जो एक विश्वास पैदा हुआ था, जो एक कॉन्फिडेंस आया था, तो वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेखक सोचने लगे कि यार, पास होने पर जब इतना सुनना पड़ रहा है, इतनी डांट पड़ रही है, तो अगर फेल हो जाता तो शायद जान ही ले लेते। और ये सोचकर वो अपने बड़े भाई से फिर से छिप छिप कर रहने लगे, अपने बड़े भाई से फिर से छिप छिप कर जीवन बिताने लगे। और यही पार्ट 1 हमारा समाप्त हुआ था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, बड़े भाई साहब का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो जरूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अब आइए उसके आगे की शुरुआत करते हैं। अब आगे लेखक कहता है कि मैं उनसे, बड़े भाई से फिर से छिप छिप कर जीवन जीने लगा। जब उनसे दूर रहने लगा, उनसे दूर भागने लगा, फिर धीरे धीरे समय बीता, फिर सालाना इम्तिहान हुआ, फिर सालाना एग्जाम हुआ, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद पर आश्चर्य हो रहा था, मुझे खुद पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि भाई साहब ने तो प्राणांतक जी जान से परिश्रम किया था। कोर्स का, सिलेबस का एक एक शब्द चाट गए थे, एक एक शब्द याद कर लिया था। 10 बजे रात इधर पढ़ते, 4 बजे भोर में उठकर पढ़ते, 6 बजे से 9:30 बजे तक स्कूल जाने से पहले पढ़ते। वो इतना पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे कि उनकी मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, उनके चेहरे की चमक समाप्त हो गई थी। मगर करे क्या, बेचारे फेल हो गए। अब मुझे उन पर दया आने लगी। जब नतीजा सुनाया गया, जब रिजल्ट सुनाया गया, तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। लेखक कहते हैं अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। जो मैं पास हुआ था उसकी खुशी आधी हो गई। मैं सोचने लगा कि मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, भाई साहब को इतनी तकलीफ ना होती, भाई साहब को इतनी पीड़ा ना होती। लेकिन विधि की बात कौन टाले। जो भाग्य में लिखा है, जो नसीब में लिखा है, जो तकदीर में लिखा है, उसे कौन टाल सकता है। अब मेरे और मेरे भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। लेखक कहते हैं जो मेरे बड़े भाई में और मेरे क्लास में 3 दर्जे का अंतर था, 3 क्लास का गैप था, अब वो सिर्फ एक क्लास का गैप बचा, क्योंकि मेरे बड़े भाई 2 साल फेल हो गए और मैं दोनों बार पास हो गया। अब जब मैं पास हुआ तो मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई, मेरे मन में एक गलत विचार है, एक गलत सोच आई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे, फिर वह किस आधार पर मुझे डांटेंगे, फिर वह किस आधार पर मुझे समझाएंगे, किस आधार पर मुझे सुनाएंगे। लेकिन मैंने इस विचार को, इस गलत सोच को, इस गलत भावना को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। नहीं, ये गलत सोच है, मुझे बड़े भाई के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिर वो मुझे मेरे हित के लिए ही तो डांटते हैं। अब यहां से लेखक की सोच में बदलाव आता है। अभी तक जो लेखक सोचते थे कि मेरे बड़े भाई साहब मुझे डांटते हैं तो मेरे साथ गलत करते हैं, मुझे सुनाते हैं, मुझे चिल्लाते हैं, तो जो लेखक को गुस्सा आता था ना, अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है।
अब वो कह रहे हैं कि वो मेरे भले के लिए ही तो डांटते। मुझे उस वक्त जरूर अप्रिय लगता है, उस वक्त जरूर बुरा लगता है, अवश्य बुरा लगता है, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि आज मैं धनाधन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। लेखक कहते हैं आज जो मैं पास हो रहा हूँ शायद उनके उपदेशों का ही असर है, उनके डांटने का ही असर है, उनके समझाने का ही असर है, नहीं तो मैं इतने अच्छे नंबर से पास ना होता। लेकिन अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का मौका मिला उन्हें, कई बार मुझे समझाने का मौका मिला उन्हें, सुनाने का मौका, फिर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, अगर रहा भी तो बहुत कम। अब जो मुझे डांटना बंद कर दिए तो मेरी मनमानी भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता, मैं उनकी सहनशीलता का अनुचित गलत लाभ उठाने लगा, गलत फायदा उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई, मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं पास ही हो जाऊंगा, मैं तो पास हो ही जाऊंगा, मैं तो फेल होने वाला हूं नहीं, तो पढ़ूं या ना पढ़ूं क्या फर्क पड़ता है, मेरी तकदीर बलवान है। अब लेखक के मन में गलत विचार आया कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं मैं तो पास हो जाऊंगा, मैं भाग्यशाली हूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हो गया। लेखक कहते हैं अब जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो बंद हो गया, क्योंकि मेरे मन में आया पास तो हो ही जाऊंगा, पढ़ने से क्या फायदा। अब मुझे कनकौवे मतलब पतंग उड़ाने का एक नया शौक पैदा हो गया, और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था। जब देखो पतंग उड़ाता रहता था, फिर भी भाई साहब का अदब करता था, ऐसा नहीं भाई साहब का अपने बड़े भाई का रिस्पेक्ट नहीं करता था, सम्मान करता था, और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। उनके सामने पतंग नहीं उड़ाता था, उनसे छिपकर पतंग उड़ाता था। चाहे वो मांझा देना हो, चाहे वो कन्ने बांधना हो, चाहे पतंग टूर्नामेंट की तैयारी, आदि सारी समस्याएं सब कुछ गुप्त रूप से हल किया जाता था, उनसे छिपकर करता था। मैं भाई साहब को यह शक न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजर में बहुत कम हो गया। मैं भाई साहब को शक ही नहीं होना देना चाहता था, उनको ये एहसास आभास नहीं होने देना चाहता था कि उनकी रिस्पेक्ट अब मेरी नजर में नहीं है। मैं पतंग उड़ाने जाता था लेकिन छुप कर, उनसे नजरें बचाकर। कहते हैं एक दिन की बात है, संध्या का समय था, हॉस्टल से दूर में कनकौवा लूटने बेतहाशा बड़ी तेजी से दौड़ा जा रहा था, और आंखें आसमान की ओर थी, और मन उस आकाशगामी पथिक अर्थात आकाश में जाने वाले यात्री मतलब पतंग की ओर था, जो मंद गति से धीमी धीमी गति से झूलता हुआ पतन की ओर अर्थात धरती की ओर गिरा चला रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई आत्मा स्वर्ग से विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। बेटा आपको भी पता है, आत्मा मरती नहीं, वो सिर्फ शरीर बदलती है। और जब ऐसा हो रहा था तो बालकों की पूरी सेना लग्गे डंडी लेकर और झाड़दार बांस मतलब बांबू लेकर उनका स्वागत करने के लिए दौड़ी जा रही थी, मतलब उस पतंग को लूटने के लिए दौड़ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी, सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्रॉम है, न गाड़ियां हैं। सहसा अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। भाई सीधी सी बात है बेटा, आप भी, मुझे तो लगता है मैंने भी बचपन में पतंग तो लूटे हैं, और आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने पतंग लूटा होगा। बेटा पतंग की कीमत ना 1 रुपए होती है, 2 रुपए होती है, 5 रुपए, 10 रुपए होती है, लेकिन जब हम पतंग को लूटते हैं ना, तो उस पतंग को पाने की जो खुशी होती है वो करोड़ों की होती है। तो पतंग पतंग तो कोई भी खरीद लेता है बाजार जाके, 2 रुपए 5 रुपए की, लेकिन उस पतंग को, गिरते हुए पतंग को लूटने की जो खुशी होती है ना, उस बच्चे से ही पूछो, वो बच्चा ही समझ सकता है जो पतंग को लूटता है। और कभी कभी तो पतंग को लूटने के चक्कर में पतंग के चिथड़े चिथड़े भी हो जाते। तो यहाँ पतंग की कीमत की वैल्यू नहीं है, उसको लूटने की खुशी की वैल्यू। पतंग से मुझे याद आता है कि एक कवि ने बहुत सुंदर सी रचना लिखी है कि बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। जब इंसान की उन्नति होती है तो पतन निश्चित है बेटा।
ये बच्चे उस पतंग के समान है जिसकी डोर माता पिता के हाथ में रहती है, जिसका कंट्रोल माता पिता के हाथ में रहता है। और लाइफ में हमेशा याद रखना बेटा कि जब तक हमारा कंट्रोल हमारे माता पिता के हाथ में है, हम सफलता के शिखर को छूते हैं, ऊंचाइयों पर ही जाते हैं। लेकिन जिस दिन वो कंट्रोल छूटता है, फिर हमें जमीन पर गिरने से कोई नहीं बचा सकता। बहुत सारे बच्चों के मन में आता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है नहीं, अब मम्मी पापा हमारे लिए बंधन है, ये हमारे वो उन्नति के मार्ग में बाधा पड़ रहे हैं, हमको आजादी चाहिए, इनसे अलग हो जाऊंगा तो शायद मैं और उन्नति कर लूंगा। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है उनकी। बेटा आप कभी भी ऑब्जर्व करो, जब भी कोई पतंग कटती है ना, तो बड़ी तेजी से ऊंचाई पर जाती है, बड़ी तेजी से ऊंचाई पर जाती है, लेकिन फिर सीधे जमीन पर आकर गिर जाती है। तो वैसे जब हम माता पिता से अलग होते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन याद रखो वो दिन दूर नहीं जब हम जमीन पर आकर गिर जाते हैं। इसलिए माता पिता से दूर होकर, माता पिता से अलग होकर, माता पिता से दूरी बनाकर, माता पिता को अलग करके हम कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए सबको तकलीफ तो चलेगा, लेकिन माता पिता को कभी तकलीफ मत दो। तो लेखक कहता है कि मतलब हम लोग पतंग उड़ने लूटने के लिए ऐसे जा रहे थे जैसे हमको लग रहा है कि यहाँ न तो गाड़ी है, न तो घोड़े हैं, जमीन एकदम समतल है, किसी से टकराने का डर नहीं, किसी से भिड़ने का डर नहीं है, आगे पीछे की कोई खबर नहीं कि कौन हमें देख रहा है, कौन हमारे ऊपर हंस रहा है, कौन हमारे आगे पीछे रहा है, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है वो सारे बच्चे पतंग के साथ ही उड़ रहे हैं जहां सब कुछ समतल है। लेखक कहते हैं तभी अचानक वही मेरी मुठभेड़ मेरे भाई साहब से हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और फिर वो उग्र हो गए, तीखे भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले बेकार के कटकौवे के लिए दौड़ते, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, अब नीचे की कक्षा में नहीं हो, बल्कि 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो, मुझसे केवल एक ही क्लास नीचे हो। अरे आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए कि वो कौन से क्लास में है, कौन से लेवल पे है। अरे एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाया करते थे। मैं कितने ही मिडिल छियो, कितने ही 8वीं पास के लोगों को जानता हूँ आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही आदमी 8वीं कक्षा के हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक, एडिटर है। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में, उनके अंडर में काम करते हैं। और तुम 8वीं कक्षा में आकर बाजारी लौंडों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है, तकलीफ होती है कि 8वीं पास के लोग अधिकारी बन जाया करते थे और तुम अभी पतंग उड़ाने में बिजी हो, वो भी बाजार के लौंडों के साथ। मेरे भाई तुम जहीन हो, नो डाउट, तुम प्रतिभाशाली हो, तुम टैलेंटेड हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वह जहन, वह दिमाग किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले, जो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की हत्या कर डाले, जो हमारे आत्मसम्मान की हत्या कर डाले। अरे तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा ही नीचे हूँ, एक क्लास ही नीचे हूँ, और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। तो ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। याद रखो मेरे भाई, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, और चाहे आज भी तुम मेरी कक्षा में आ जाओ, आज ही तुम मेरी क्लास में आ जाओ, और अगर परीक्षकों का यही हाल रहा, एग्जामिनर्स के यही हाल रहे, तो निसंदेह कोई शक नहीं है, नो डाउट, अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे, मेरी क्लास में आ जाओगे, और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे। ये भी पॉसिबल है कि 1 साल बाद मुझसे भी आगे निकल जाओ, लेकिन याद रखो मुझ में और तुझ में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता, वो भगवान भी नहीं मिटा सकते। मैं जो तुमसे 5 साल बड़ा हूं, वो बड़ा था, बड़ा हूं और बड़ा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते।
चाहे तुम एमए पास हो जाओ, चाहे तुम डीफिल कर लो, चाहे तुम डीलीट कर लो, लेकिन याद रखो मैं तुमसे बड़ा था, बड़ा हूं और बड़ा रहूंगा। मेरे भाई, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, अरे दुनिया देखने से आती है, दुनिया में अनुभव करने से आती है। अब लेखक के बड़े भाई एग्जाम्पल देके अपने छोटे भाई को समझा रहे, लेखक को समझा रहे, कहते हैं कि हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया मेरे भाई, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, और दादाजी भी शायद 5वीं या 6वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, सारी दुनिया का एजुकेशन हासिल कर ले, लेकिन याद रखो अम्मा और दादाजी को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा था और हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, हमको जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा, हमसे ज्यादा अनुभव है और हमसे ज्यादा अनुभव रहेगा। इसलिए कभी बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करते। हाँ, अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, तारे हैं, भले ये सब दादाजी को और अम्मा को न मालूम हो, लेकिन याद रखो हजारों ऐसी बातें जिनका नॉलेज उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका अनुभव, जिनका ज्ञान उन्हें हमें हमसे और तुमसे ज्यादा है। अरे दया न करे आज मैं बीमार हो जाऊं, भगवान न करे आज मैं बीमार हो जाऊं, तुम्हारे तो हाथ पांव फूल जाएंगे, घबरा जाओगे, डर जाओगे, करो तो क्या करो। दादाजी को खत लिखने के सिवा, दादाजी को चिट्ठी लिखने के अलावा और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारी जगह दादाजी हो तो सोचो क्या करेंगे। किसी को तार नहीं देंगे, किसी को खत नहीं लिखेंगे, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, बेहाल नहीं होंगे, पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, पहले खुद ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें सफलता नहीं मिली तो फिर किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। और बीमारी तो खैर बड़ी चीज होती है मेरे भाई, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चलाना है, क्योंकि जो कुछ भी दादाजी भेजते हैं, मंथली पॉकेट मनी जो भेजते हैं, उससे हम 20-22 तारीख तक तो खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं। हमें आपको तो यही नहीं पता है कि वो रुपए 30 दिन तक कैसे चलाने हैं। नाश्ता बंद हो जाता है हमारा तुम्हारा, धोबी और नाई से मुंह चुराकर भागने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं ना, उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी सम्मान के साथ निभाया है। आज जितने रुपए में हम तुम नहीं चला पाते ना महीने भर का खर्च, उससे आधे से कम में दादाजी ने अपनी पूरी उम्र का बड़ा भाग बिता दिया था, वो भी सम्मान के साथ, वो भी रिस्पेक्ट के साथ। पूरे कुटुंब का पालन किया था, पूरे परिवार का पालन किया था, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। तो जरा समझो, लेखक के बड़े भाई लेखक को एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि मैं भले ही फेल हो रहा हूं, लेकिन जो आपसे 5 साल का ज्यादा अनुभव है वो रहेगा। मुझे आपको डांटने का, सिखाने का, समझाने का पूरा हक है और हमेशा रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल देते और कहते हैं कि अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए पास है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, बाय द वे ऑक्सफोर्ड से एमए किया है, 1000 रुपए महीना पाते हैं, कमाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है, उनके घर की व्यवस्था कौन देखता है, उनके घर का खर्च कौन चलाता है? उनकी बूढ़ी माँ। अब वो तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, उनकी डिग्री यहाँ काम ही नहीं है, उनको समझ नहीं आया कि 1000 रुपए में एक महीने का घर खर्च कैसे चलेगा। पहले वो खुद घर का इंतजाम करते थे, पहले खुद घर की व्यवस्था देखते थे, लेकिन खर्च पूरा ही नहीं पड़ता था, पैसे कम पड़ जाते थे, कर्जदार होने लगे, कर्ज में डूबने रहते थे। और जब से उन्होंने ये जिम्मेदारी माता जी को सौंपी है, जब से ये प्रबंध माता जी ने अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान,
यह गरूर या घमंड दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, मेरे पास आ गए हो और अब स्वतंत्र हो गए हो। ना ना ना, मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे, याद रखना। जब तक मैं आपको देख रहा हूं, जब तक आप मेरे साथ हो, मैं आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा मेरे भाई। अगर तुम यो ना मानोगे ना, तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूं। मतलब थप्पड़ दिखा कर लेकर के बड़े भाई ने कहा कि कान के नीचे बजा भी सकता हूं, मार भी सकता हूं। और मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं, मैं जानता हूं। लेखक कहते हैं मैं उनकी इस नई युक्ति से, इस नए उपाय से उनके सामने मैं नतमस्तक हो गया, मैंने सिर झुका लिया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। लेखक कहते हैं मेरे बड़े भाई ने जो एग्जाम्पल देके, दादा दादी का, अम्मा बाबूजी का, हेडमास्टर का एग्जाम्पल देके मुझे समझाया ना, इस उपाय के सामने मैं नतमस्तक हो गया, सिर झुका लिया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ, मुझे आज सचमुच अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे आज सचमुच अपने छोटे होने का एहसास हुआ। और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई, भाई साहब के प्रति मेरे मन में प्यार जग गया, भाई साहब के प्रति मेरे मन में रिस्पेक्ट आ गई। मैंने सजल आंखों से कहा, मैंने आंसू भर आई आंखों से कहा, हरगिज नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं, आप जो कुछ कह रहे हैं बड़े भाई, वह बिल्कुल सच है। और आपको ये सब कहने का अधिकार है, हक है। आपको मुझे डांटने का, समझाने का सारा अधिकार है। इतना कहते ही भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मेरे भाई, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मैं खेलने के लिए मना नहीं करता, मैं मस्ती करने के लिए मना नहीं करता। पतंग उड़ाओ, खेलने जाओ, मस्ती करो, लेकिन समय समय पे पढ़ाई पे भी ध्यान दो। अरे मेरा भी जी ललचाता है, मेरे मन में भी लालच आती है कि मैं भी पतंग उड़ाऊं, मैं भी खेलने जाऊं, मैं भी मस्ती करूं। लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूंगा, खुद गलत रास्ते पर जाऊंगा तो आपकी रक्षा कैसे करूंगा? आपको गलत रास्ते पर जाने से कैसे रोकूंगा? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है, यह कर्तव्य भी तो मेरी जिम्मेदारी है। लेखक कहते हैं संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ पतंग, एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गया और उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला रहा था। भाई साहब लंबे थे, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा बड़ी तेजी से हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था और खुशी का अनुभव कर रहा था, गलती का एहसास कर रहा था। भाई के प्रति अपने मन में जो प्यार जगे उसे अनुभव कर रहा था। और इसी के साथ ये चैप्टर, ये कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मन लगा के पढ़िए। बाय एवरीवन।